अपना वक्तव्य रख रहे थे, उन्होंने जिस ओर इशारा किया कि ये दौर कुछ अजीब किस्म का है और विपरीत दौर। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि जब ये अभी तो कम से कम 7वां सम्मेलन हो रहा है आपके देवघर जिले का, भले इसमें अंतराल इसका कुछ ज़्यादा हो, लेकिन राज्य सम्मेलन के स्तर पर अभी हम लोग चौथे पर ही हैं और चौथे पर है। और देखिए कि इस बार जो राज्य सम्मेलन होने जा रहा है उसका पहला सम्मेलन बाबा की नगरी में हो रहा है। और बाबा को जैसा देखते हैं कि बाबा जो है बराबरी की मिसाल कायम करने में और एक ऐसे वर्ग के लोगों के ये देव रहे हैं और इसी वजह से इनको महादेव की उपाधि मिली है कि जहाँ बाघ से लेकर के बैल तक और सांप से लेकर मोर तक और चूहा तक जो परस्पर विरोधी चरित्र के हैं, एक दूसरे का भक्षण करने वाले हैं, उनका वास उनके परिवार में है। तो एक जो नया संदेश निकलने की गुंजाइश दिख रही है वो मुझको लग रहा है किसी देवघर की, इसी बाबा की धरती से वो संदेश निकल सकता है। और देश में जो क्राइसिस है वो क्राइसिस न रहे तो शायद उससे संकट जब आता है तो फिर अपने साथ समाधान भी लाता है। हम उसको कब तक खोज पाते हैं ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। और खोजने में अब कहिए कि लेखक सफल होंगे या नहीं, लेखक जो है एक डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर प्रसन्न कुमार चौधरी हमारे बीच हैं, बहुत सारे डायग्नोस करके बताए हैं कि कब से ऐतिहासिक प्रक्रिया में जो आपका विकास हुआ है और उस क्रम में समाज किस दिशा में चला है और किस दिशा में जाना चाहिए। लेखक स्वयं बदलाव में सक्षम हो या ना हो, बदलाव की दिशा में प्रेरणा देने का काम वो अवश्य कर सकता है। और जो भी लेखक हैं वो प्रेरणा देने का काम करते रहे हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से देखें, उस समय से भी हम उस पर गौर करें तो जो भी लेखक रहे हैं, ये कहा जाता है प्रगतिशील लेखक संघ के संदर्भ में कि भक्ति आंदोलन के बाद यदि कोई दूसरा संगठित आंदोलन भारत के इतिहास में, साहित्यिक इतिहास में रहा तो वो प्रगतिशील आंदोलन रहा है। और इस प्रगतिशील आंदोलन ने कुछ किया या नहीं किया, कारण कि इसकी उपलब्धियों को छोटा करके बताने की भी बड़ी कोशिश हुई है। और मैं यहाँ प्रगतिशील आंदोलन की उपलब्धियों को बड़ा करके बताने की कोशिश में नहीं हूं। आज जो जरूरत है उन जरूरतों के मद्देनजर हमें किस दिशा में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। यदि ये सब कुछ थोड़ा बहुत हम समझ पाए और आपके साथ साझा कर पाए, उससे सहमति हो तो भी ठीक, असहमति हो तो कहीं ज्यादा ठीक। कारण कि साहित्य जो है वो असहमति के लिए ही प्रेरित करता है और असहमति की जो गुंजाइश है वो समाज में रहनी चाहिए। दिक्कत यह है कि कल ही आपातकाल की बरसी मनाई गई है और जहां जो आज कहीं अघोषित रूप से आपातकाल लादने वाले लोग हैं वो हमको उस आपातकाल की याद दिला रहे हैं जिस आपातकाल में कम से कम एक घोषित तरीके से जो कुछ भी किया गया था वो किया गया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किया गया था। आज तो कहीं कुछ नहीं है। आज जो कुछ समाज को या कानून को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है वह दिशा जो है निर्धारित हो रही है तो बुलडोजर से हो रही है। वाह। अब बुलडोजर कानून के आधार पर यदि आप देश को चलाना चाह रहे हैं तो फिर चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो या फिर कार्यपालिका हो, सबकी भूमिका को आप कमतर कर देते हैं। और तब जो साहित्यकार जो सच पूछिए तो इस दौर में या बराबर के दौर में वो हाशिए पर बैठकर ही कुछ करता रहा है, लेकिन हाशिए पर वो स्थापित रह करके मुख्य धारा को चुनौती देता रहा है। और ये चुनौती देने का काम जो है वो साहित्यकारों का है और साहित्यकार देते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में, अभी ये दौर शायद उतना विभत्स नहीं हो पाया है, उतने पाप इसके नहीं बढ़े हैं कि जहां से हम लोगों को ये लगने लगे कि अब हमें चुप रहना नहीं चाहिए।
अभी भी स्थिति लोगों को लग रही है कि अब तक तो मारे जो जा रहे हैं वो कुछ दूसरे लोग हैं, वो कुछ भिन्न किस्म के लोग हैं, वो कुछ अलग कपड़े पहनने वाले लोग हैं, वो कुछ अलग खाना खाने वाले लोग हैं, और शायद इस वजह से वो हमको अखर नहीं रहा है। लेकिन कब उनका हाथ हमारी गिरबान तक पहुंचेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत आज है। और लेखक यदि हम हैं या पाठक भी हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि उनका गिरबान हमारे हाथ तक न पहुंचे। जब वो दूसरे के हाथ तक पहुंचा हुआ है तभी हम कोशिश करें कि उसको रोकें, और रोक न सकें। फर्ज कीजिए, एक हदीस है कुरान में, इस्लाम में आता है, जहां ईमान के दर्जे का निर्धारण किया गया है कि भाई ईमान 3 दर्जे के होते हैं। पहले दर्जे का ईमान कहा जाता है कि जहां आप यदि जुल्म होता हुआ देखें तो उसको बाजुओं के जोर से रोकने का काम करें, और यदि बाजुओं में दम न हो तो फिर दूसरे दर्जे का ईमान वो है कि आप जुबान की जोर से उसे टोकने का काम करें, और यदि टोक भी न सके तो कम से कम मन ही मन दुआ करें कि जो जालिम है उसका खात्मा हो। तो लेखक जो है कम से कम दूसरे दर्जे का ईमान रखने वाला व्यक्तित्व धारी तो होता ही है। और इसलिए जो ज़रूरत है, इस दौर की जो क्रूरताएं हैं, इस दौर का जो अंधेरा है, उस अंधेरे के बीच हम एक रोशनी करने के लिए एक दिया ही सही यदि जलाने का प्रयास करते हैं तो वह हमारा प्रयास सार्थक हो सकता है। देखिए, इस मंच का नाम खगेंद्र ठाकुर मंच रखा गया है, और अब इस दफा का जो राज्य सम्मेलन हमारा होगा, अब तक हमारे जो 3 राज्य सम्मेलन हुए थे वो खगेंद्र जी के मार्गदर्शन में हुए थे। खगेंद्र जी का संबंध गोड्डा जिले से था सीधे तौर पर, और देवघर आना जाना उनका अक्सर होता रहता था। और हमारे जब भी जो सम्मेलन हुआ, या सब पूछिए कि झारखंड में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई या उसके माध्यम से जो भी वैचारिक गोष्ठियां हुई, उनको खगेंद्र जी ने जिस रूप में बढ़ाया, उनकी याद आज कहीं ज़्यादा आ रही है और उनकी कमी भी खल रही है। और अक्सर जब वो उद्धृत करते थे तो भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कवि रैदास जो है, उनकी पंक्तियों को जब उद्धृत करते हुए कहते थे कि ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रैदास रहे प्रसन्न। तो ये जो सबके प्रसन्न रहने की कामना है, तो अब कम से कम व्यवस्था की ओर से सबको प्रसन्न रखने की बात नहीं है। बाकी सबको है क्या कि आप अपने दरवाजे पर फलाना जी का फोटो लगा लीजिए, रेडियो से लेकर के टेलीविजन तक सब जगह आप देखिए कि आपको ये बताने के लिए काफी है कि हमारे देश का डंका सब जगह बज रहा है या बजवाया जा रहा है, तब भी उसको कह रहे हैं कि बज रहा है। लेकिन हमारा देश जिस चीज को खोता जा रहा है उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और यदि हम वो नहीं दे जाते हैं तब ये बड़ा संकट है। हम उस दौर को भी याद कर रहे हैं कि जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1930 के दशक में, उस दौर को याद कीजिए और आज के दौर को याद कीजिए तो दोनों में बड़ी समानता भी दिखती है। तब राज्य जो था वो गोरों का था, और आज जो है वो चोरों का राज है, जहां सच पूछिए तो उनके जो समगोत्री हैं वही समगोत्री आज बैठे हुए हैं, और उसी तरह से फांसीवादी प्रवृत्तियां जो हैं वो इस देश पर थोपी जा रही हैं। और कैसे एक पूरे समुदाय को या जो हमसे भिन्न है उसको पूरी तरह से नकार देने की एक परिपाटी जो विकसित हो रही है, इस विकसित हो रही प्रवृत्ति को चुनौती देने का काम या दायित्व जो है वह लेखकों के कंधे पर है। हम उसको दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, यह भी सोचने की बात है। यहाँ हम लोग जब देवघर में आज जुटे हुए हैं तो यह भी सोचने की बात है कि वो आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके विरोध में भी खड़े होने वाले लोग आए थे, और खास करके जो एक पूंजी को लेकर के चलने वाले लोग हैं या जो पूंजीवाद के पक्ष में हमेशा खड़े रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यथास्थिति को बनाए रखना सबसे बड़ी उनकी कुशलता रही है, और उस यथास्थितिवादी शक्तियों को चुनौती देते रहना हमारा अपना धर्म रहा है।
उस धर्म का निर्वाह हम किस हद तक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये तो सोचने की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि हम उस भूमिका में हैं जहां से हम आग बुझाने वालों में शामिल हैं, आग लगाने वालों का साथ हम नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए सोचने की बात या संतोष की बात जो है वो यही है। और जब राजनीतिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं, जिनकी ओर हम आप लोग सोच रहे हैं या जो इशारा किया गया था, तो राजनीतिक रूप से कमजोर होना वस्तुतः कमजोर नहीं होता है, मानसिक रूप से कमजोर होना कहीं ज्यादा पीड़ादायक होता है। और आज हमें अपने मानस को दृढ़ करने की जरूरत है, और तब ऐसी दशा में राजनीतिक आंदोलन की जरूरत कम, सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत ज्यादा है। और सांस्कृतिक आंदोलन यदि हम छेड़ सकते हैं तो वह सांस्कृतिक आंदोलन जो होगा वह हमारी चेतना को दुरुस्त करेगा, और हमारी चेतना जब दुरुस्त होगी तो फिर हम एक संघर्ष की मनस्थिति में भी खुद को पा सकते हैं, जनता को भी उन संघर्षों के लिए तैयार कर सकते हैं, और तब जनता भी आगे बढ़ेगी। और बगैर जनता को साथ लिए कभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। साहित्य उस बदलाव के लिए प्रेरित करने का काम करता है। और उस दौर की बात हो रही थी जब 30 के दशक की, उस दौर को भी हम देखें कि जब सारे लोग यथास्थिति को बनाए रखने के लिए साहित्य सम्मेलन और बाकी संस्थाएं जो थी, जो एक तरह से यथास्थितिवाद के पक्ष में खड़ी थी, साहित्य में वो सिर्फ सौंदर्य चित्रण और श्रृंगार वर्णन को श्रेय मान रही थी कि वही श्रेय है, वही श्रेयस्कर है साहित्यकारों के लिए, वैसी दशा में प्रगतिशील आंदोलन जब आता है सामने, यूं ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि ये तत्व जो थे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही शुरू हुए और उसके बाद उसके पहले नहीं थे, प्रवृत्ति थी। और जैसा कि प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्यकार पैदा नहीं किया जाता, वो पैदा होता है। तब ये सवाल उठता है कि तब किसी लेखक संगठन की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता इसलिए है कि समूह में मिलकर के बैठे सोचे विचारें और तब एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हुए, कारण कि जब तक समाज के दूसरे हिस्सों से हम नहीं मिलेंगे, दूसरे लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक शायद समाज का आकलन करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। हमारे जानने की जो परिपाटी रही कि हम सुन करके भी सीखते हैं, पढ़ करके भी सीखते हैं, एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार करके भी सीखते हैं, वो सीखने की जो प्रक्रिया है वह समूह में संपन्न होती है। इसीलिए लेखक संगठनों की आवश्यकता या सांस्कृतिक संगठनों की आवश्यकता बनी हुई है और वो बनी रहेगी। और खास करके एक ऐसे दौर में जब अंधेरे का प्रसार करने की कोशिश की जा रही हो, उस दौर में कोई भी सांस्कृतिक संगठन जो है उसको अपनी धार को बनाए रखना जरूरी हो जाता है। एक और बात जो आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं मैं, कि आप देखिए कि गुरुदेव के संदर्भ में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वो समाज से संपर्क कर रहा, गुरुदेव इसको स्वीकार भी करते हैं। और देखिए कि 1930 में जब वो उधर रूस की यात्रा करते हैं और आते हैं तो फिर रूस की चिट्ठी लिखते हैं और उनकी उस किताब को भी प्रतिबंधित किया जाता है उस दौर की। और आज भी किताबों को प्रतिबंधित करने का, किताबों को प्रतिबंधित करने का कम कहे बल्कि सीधा सीधी लेखकों को, पत्रकारों को जेल में उठाकर डाल देने का। ये आप यदि ये बताते हैं कि बच्चों को मध्याह्न भोजन में सिर्फ पानी और रोटी या रोटी और नमक दे दिया जा रहा है, भात और नमक दिया जा रहा है, वह भी आपके जेल जाने का आधार हो जाता है। आप यदि सत्ता के अत्याचारों के खिलाफ कहीं कुछ चौराहे पर खड़ा होकर के बोलने की धृष्टता करते हैं तो वह भी आपके जेल जाने का आधार हो जाता है और आपके घर को बुलडोज कर दिए जाने का आधार हो जाता है। वैसी दशा में देखिए कि जब 1938 में कोलकाता में जब सम्मेलन हो रहा था प्रगतिशील लेखक संघ का, उस दौर में गुरुदेव को जब याद किया गया, गुरुदेव ने सहमति भी दी थी पहले आने की वहां, लेकिन ऐन मौके पर तबीयत खराब हो जाने की वजह से नहीं आ सके थे वो। उन्होंने जो संदेश भिजवाया था उस संदेश को मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि जब वो कहते हैं कि जनता से अलग रहकर हम बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे, साहित्यकारों को मनुष्यों से मिलजुल कर उन्हें पहचानना है, मेरी तरह एकांतवासी रहकर उनका काम नहीं चल सकता। मैंने एक मुद्दत तक समाज से अलग रहकर अपनी साधना में जो गलती की है मैं उसे समझ गया हूँ और यही वजह है कि यह संदेश दे रहा हूँ। मेरी चेतना का तकाजा है
कि मानवता और समाज से लगाव रखना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। अगर साहित्य मानवता से तादात्म्य स्थापित न कर सका तो वह अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने में विफल रहेगा। यह सत्य मेरे दिल में उस चिराग की तरह रोशन है जिसे कोई दलील या तर्क बुझा नहीं सकता। तो मानवता के लिए खड़ा होना साहित्यकार का दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वाह यदि कोई विचार कर रहा है, उस ओर हमें प्रेरित कर रहा है, तो फिर हम उस विचार को पाथेय के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इससे मेरा कतई ये मत लीजिएगा कि उसके लिए आपको विचारधारा की वकालत करनी चाहिए। साहित्य जो है, खास करके सृजनात्मक साहित्य जो है, वह विचारधारा की वकालत नहीं होता है या विचारधारा की प्रस्तुति नहीं होता है। वह साहित्य जो विचारधारा की प्रस्तुति करता है सीधे सीधे, तब फिर उसको सृजनात्मक साहित्य हम न कहें, उसको वैचारिक साहित्य कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। सृजनात्मक साहित्य में विचारधारा यदि झांकती है या विचारधारा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, उसे कमजोर साहित्य मानते हैं। प्रचारात्मक साहित्य भी करके उसको नकारा जाता है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यह है कि विचारधारा हमें अच्छे साहित्य के लिए प्रेरित करती है, मनुष्यता के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। और यदि मनुष्यता के कल्याण के लिए प्रेरित करने वाली विचारधारा नहीं है, यदि वो पीड़ित को पीड़ित ही बनाए रखना चाहती है और जो पीड़ित की पीड़ा को दिखाए, जो सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों को बदलने का काम करे, यदि उसको कोई घृणा का प्रचारक कह करके उसे उसकी सीमाओं में आबद्ध करने की कोशिश करे, तो फिर हमें उसके विरोध में खड़ा होना हमारा ऐतिहासिक दायित्व होता है, जो उस दौर में प्रगतिशील लेखक संघ ने किया था। और आज भी ये संकल्प लिए जाने की आवश्यकता है कि जो घृणा के प्रचारक जिनके आप कह रहे थे, वैसे लोग जो वस्तुतः समाज में समाज के पीड़ितों के प्रति एक संवेदना रखते हुए उनकी पीड़ा को उजागर कर रहे थे, और उन पीड़ा की उजागर करने वाले लोग आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, और जो दशा है उसमें आने वाले वर्षों में वो और अधिक प्रासंगिक होते जाएंगे। कुछ एक और बात साझा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कारण कि समय लगता है कि काफी मैं ले चुका हूं। एक बात कि अभी देखिए कि जिस तरह से समाज में सब सारे प्रतीकों को बदला जा रहा है या बदला गया है। अब देखिए, पहले जय राम जी की एक अभिवादन में होता था, अब अभिवादन में जय श्री राम हो गए हैं। पहले सहज सुंदर सांवरो जो एक थे, वो राम, सांवला रंग हमारे यहाँ बड़ा आकर्षक माना जाता है, खासकर पुरुषों के संदर्भ में। अब उस राम जी को भी गोरा चिट्टा बना करके और एकदम वो तीर धनुष तान करके बता दिया गया है। बड़ा मुश्किल लगता है कि कौन से राम हमारे लिए असली राम हैं। वो जो जंगल जंगल भटक रहे थे और सब जो समाज के विभिन्न वर्गों के साथ अपना संपर्क स्थापित करते हुए रावण जैसे प्रतापी राजा को हराने के लिए जब वो प्रयत्न कर रहे थे, बिना अयोध्या से सेना ले गए, वैसे राम हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं या फिर ये राम? तो राम को भी छोड़ने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन हम उस राम को शायद न करें कि जो राम राजा जब बन जाते हैं तो सबसे पहले हमारी माता को छोड़ते हैं और उसके बाद जब करते हैं तो शंभुक का वध कर देते हैं। ऐसे राम हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो राम स्वीकार्य होने चाहिए कि जो बानर भालुओं के साथ जोड़ते हुए, यदि निराला के शब्दों में कहें तो एक नवीन आराधना की ओर बढ़ने का संकेत जब वो देते हुए नजर आते हैं, तो वैसे नवीन आराधना की ओर बढ़ने वाले राम जो हैं हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। हमें उस राम के बरक्स इस राम को खड़ा करने की जरूरत है, जो वनवासी राम है, जो वन वन भटकते हैं। वो राम यदि खड़ा हो जाए तो शायद फिर जो इस राम को क्रूरता के रूप में, एक आक्रामक राम के रूप में जो निरूपित करने की कोशिश की जा रही है, वो भी काम हो सकता है। आज लेखकों के लिए यह बड़ी चुनौती का समय है कि वो किस तरह साहित्य को रचे और जिस साहित्य से वो समाज को नई दिशा दे सकें। उस मामले में हम भी कुछ सीखने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, और फिर सुनने के बाद यदि उस दिशा में कुछ रास्ता बताया जाए, उस रास्ते पर चलने की कोशिश हमारी भी होगी। इसी उम्मीद के साथ सबको नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।